जी नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग प्यारे दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे। आज की जो हमारी क्लास है उसमें कल टॉपिक हम कर रहे थे प्यारे दोस्तों विराम चिन्ह। विराम चिन्ह के बारे में अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट है तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। विराम चिन्ह से संबंधित आपको कल चीजें बताई गई और उसके अंदर जी जी तो विराम चिन्ह से संबंधित कोई भी डाउट किसी का अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद में आज दूसरा टॉपिक लेते हैं साथियों। ठीक है जी। तो यहाँ पर मैंने कल विराम चिन्ह पूरे कर दिए थे या नहीं? नहीं हुए थे शायद। कितने विराम चिन्ह हो चुके थे हमारे? विराम चिन्ह में हम कहाँ तक पहुंच गए थे? विराम चिन्ह कितने विराम चिन्ह हो गए थे एक बार बताओगे? जी जी जी। ठीक है, एक कमेंट को एक बार ही करे। जी जी। पूरे नहीं हुए। कितने विराम चिन्ह हो गए थे एक बार थोड़ा सा याद दिलाओ। ठीक है, 11वां विराम चिन्ह करें आज। 6 10 हो गए थे, वेरी गुड। 10 लॉन्ग आउट चिन्ह। तो 11वां जो विराम चिन्ह है वो है जी हमारा कोष्टक चिन्ह। 11वां विराम चिन्ह कौन सा है? कोष्टक चिन्ह। इसको हम इस रूप में प्रयोग करते हैं। छोटा कोष्टक, बड़ी डिजिट होगी तो बड़े कोष्टक का प्रयोग करेंगे, जैसे छोटा ए या छोटा कोष्टक, और ये बड़ा ए लिखेंगे तो इसमें बड़े का प्रयोग करेंगे। कोष्टक का प्रयोग कहाँ करते हैं? वाक्य में शब्द का अर्थ बताने के लिए। वाक्य में शब्द का अर्थ, वाक्य में शब्द का अर्थ, वाक्य में शब्द का अर्थ बताने के लिए, वाक्य में शब्द का अर्थ, वाक्य में शब्द का अर्थ बताने, वाक्य में शब्द का अर्थ बताने के लिए कोष्टक चिन्ह का प्रयोग, शब्द का अर्थ बनाने के लिए कोष्टक चिन्ह ये वाला का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कैसे प्रयोग करेंगे जी? मैंने रात को मयंक, पोस्ट में लिखेंगे चंद्रमा देख। अब ये मयंक कोई लड़का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ मयंक का प्रयोग किसके लिए हुआ? चंद्रमा के लिए हुआ। मयंक का प्रयोग किसके लिए? चंद्रमा। और यहाँ हमने कोष्टक का प्रयोग किया। तो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग एक तो डिजिट को बताने के लिए करते हैं, एक शब्द का अर्थ बताने के लिए भी कोष्टक का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, थैंक यू। इसके बाद आ जाओ जी यहाँ पे 12वां तुल्यता। तुल्यता चिन्ह को बराबर का चिन्ह भी कहते हैं। तो ये तुल्यता चिन्ह हमारा ये होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? कठिन शब्दों का अर्थ बताने के लिए। कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए, कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने, कठिन शब्दों का अर्थ प्रकट करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तुल्यता चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया सन्निधि, तो सन्निधि किसे कहते हैं? अत्यंत निकट से।
सन्निधि किसे कहेंगे? अत्यंत निकटता। तो ये आपका कौन सा चिन्ह हो गया? ये आपका हो गया तुल्यता चिन्ह, इसको बराबर चिन्ह कहते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आ जाओ जी 13वां चिन्ह, आवर्ती चिन्ह। कौन सा चिन्ह? आवर्ती चिन्ह या पुनरावर्ती चिन्ह। आवर्ती चिन्ह या पुनरावर्ती चिन्ह, ये चिन्ह होता है जी हमारा ये वाला, इस रूप में प्रयोग करते हैं। जैसे हमने यहाँ प्रयोग किया महावीर प्रसाद द्विवेदी। अब हमें लिखना है हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है जी। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या है हमारा? आवर्ती चिन्ह है। ठीक है जी, आवर्ती चिन्ह या पुनरावर्ती चिन्ह। इसके बाद में ये है हमारा 4। कौन सा चिन्ह होगा जी? इतिश्री। इतिश्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह। इतिश्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह। इतिश्री समाप्ति चिन्ह में हम ये प्रयोग करेंगे, पहले एक बड़ी लाइन, फिर इससे छोटी, फिर सबसे छोटी। इसके बाद में यहाँ ये बड़ा, ये छोटा और ये सबसे छोटा। ये बड़ा, ये छोटा और ये क्या है जी? सबसे छोटा। ये इतिश्री चिन्ह है, ये आपको ध्यान रखना है। यह समाप्ति चिन्ह है। इसके अंतर्गत यहाँ पर कार्य की पूर्ण समाप्ति पर, कार्य की पूर्ण समाप्ति पर, कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री चिन्ह का प्रयोग होता है। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री चिन्ह का प्रयोग। कार्य की पूर्ण समाप्ति पर इतिश्री चिन्ह का प्रयोग। ठीक है, जो भी कार्य पूरा हो, मतलब किसी भी कार्य के कंप्लीट होने पर हम ये चिन्ह लगाएंगे। पहले एक बड़ी लाइन खींचेंगे 0, फिर छोटी 0, फिर सबसे छोटी 0, या फिर इसके लिए ये प्रयोग करेंगे। सबसे बड़ी पहले ऊपर वाली ये। ठीक है जी, सबसे बड़ी पहले, सबसे ऊपर वाली ये, फिर ये और फिर ये वाला चिन्ह। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये क्या कहलाया? इति का मतलब क्या होता है जी? इति का अर्थ होता है समाप्त। इति का अर्थ क्या होता है? समाप्त। और श्री का अर्थ क्या होता है? आरंभ। तो आरंभ किए गए कार्य की समाप्ति के बाद में इतिश्री चिन्ह या समाप्ति चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ गया जी हमारा 15 नंबर। तो 15 नंबर में क्या आएगा जी आपका? यहां हम करेंगे रेखांकित, रेखांकित, रेखांकन। ठीक है जी, रेखांकित रेखांकन या अधोरेखा, अधोरेखा। और ये रेखा कहाँ खींचते हैं हम? ये रेखा अंडरलाइन नीचे की तरफ। जैसे भारत की राजधानी, भारत की राजधानी दिल्ली है। अब आपसे ये पूछा जा रहा है अंडरलाइन करके, रेखांकित शब्द में संज्ञा बताओ। तो इसको रेखांकित, अध का मतलब होता है नीचे, ये विसर्ग के स्थान पे आया है। ये वाला जो है ना, ये विसर्ग के स्थान पे। अध मतलब नीचे, जो नीचे रेखा खींची होती है उसको रेखांकित चिन्ह बोलते हैं। इसके बाद होता है हमारा शिरोरेखा, शिरोरेखा चिन्ह।
शिरोरेखा चिन्ह कहाँ होता है? जैसे हमने ये ले लिया, अब इसके ऊपर ये जो खींचेंगे शिरोरेखा है, ऊपर जो लगता है उसको शिरोरेखा चिन्ह बोलते हैं। रिक्त स्थान, रिक्त स्थान, रिक्त स्थान चिन्ह। तो रिक्त स्थान चिन्ह कौन सा है जी? ये वाला है, ये हमारा रिक्त स्थान। कहाँ प्रयोग होगा रिक्त स्थान? जैसे भारत की राजधानी है, ये रिक्त स्थान है, और यहाँ क्या भरोगे आप? बिल। इसको कौन सा चिन्ह बोलते हैं? रिक्त स्थान, फिल इन द ब्लैंक्स जिसको कहा जाता है। इसके बाद है 18वां चिन्ह, विषम्य बोधक। कौन सा चिन्ह है जी? विषम्य बोधक या संबोधन बोधक, संबोधन बोधक चिन्ह। विषम्य बोधक संबोधन बोधन चिन्ह होता है हमारा ये वाला। इसका प्रयोग मनोविकार, मनोभाव, ये मनोविकार मनोभाव क्या है? जैसे आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, जिसको हम घृणा कहते हैं, घृणा, आशीर्वाद, और संबोधन के लिए करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, इसके लिए करते हैं। आश्चर्य, हर्ष, शोक, ग्लानि, घृणा, आशीर्वाद और संबोधन के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। अब ये वाला चिन्ह लगाएंगे, जैसे यहाँ पे आपने प्रयोग किया है शाबाश, तो शाबाश के साथ प्रयोग होगा ये, ठीक है। वाह, ए, किसी को बुला रहे हो आप, ठीक है। हाय हाय, इसके बाद प्रयोग होगा छी छी, ठीक है जी, ये छी छी, ठीक है। जीते रहो, जीते रहो, ठीक है जी। इसके बाद में हे राम, तो ये हे राम संबोधन है, जीते रहो आशीर्वाद है, छी छी ये ग्लानि घृणा है, ठीक है। हाय हाय शोक है, इसके बाद वाह हर्ष है, और आश्चर्य आपका शाबाश। तो इनमें हम ये जो चिन्ह प्रयोग कर रहे हैं, इसी को हम विस्मय बोधक कहते हैं। विस्मय मतलब आश्चर्य है, इस वाले चिन्ह की बात कर रहे हैं हम, इसमें जो हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये कौन सा चिन्ह होता है आपका? कहाँ प्रयोग होगा? मनोविकार मनोभाव, यानी कि जो इमोशंस होते हैं हमारे, जब हम उन्हें प्रकट करते हैं। शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया, वाह कितना सुंदर दृश्य है, तो वहां पे क्या होगा? विषम्य। और जहां इनका प्रयोग होगा, वे विकारी शब्द क्या लाएंगे? विषम्य बोधक अव्यय भी है ये, जिन पे जहां हम इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, जहां इस चिन्ह का प्रयोग होगा वो विषम्य बोधक अव्यय होंगे, और वो वाक्य विषम्य वाचक वाक्य कहलाएगा। अर्थ के आधार पे वाक्य के 8 भेद होते हैं, उनमें से 8वां भेद विषम्य बोधक वाक्य होता है। अगर ये चिन्ह प्रयुक्त हुआ है तो वाक्य का नाम होगा विषम्य बोधक वाक्य, शब्द का नाम होगा अविकारी शब्द अव्यय। और कौन सा अव्यय? विषम्य बोधक अव्यय। ये सारे के सारे विषम्य बोधक अव्यय ही है। कितने चिन्ह हो गए जी हमारे? 18 चिन्ह हो गए। इसके बाद 9वां प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य नहीं, प्रश्नवाचक चिन्ह। जहां प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है तो प्रश्नवाचक वाक्य भी होगा। तो जहां किसी वाक्य में, जहां किसी वाक्य में, जहां किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, जहां किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द, प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन,
कैसे कहाँ। जहां किसी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कहाँ, कितने, कब, क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कितने, कब, ठीक है, का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, का प्रयोग हो, ठीक है। तो वाक्य के अंत में, तो वाक्य के वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, वाक्य के अंत में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो ये है जी प्रश्नवाचक चिन्ह। आपका कहाँ प्रयोग होगा? जब भी आप क्या, कौन, कैसे, कहाँ, कितने, कब आदि प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग करोगे तो वाक्य के अंत में आप इसका प्रयोग करेंगे। और ये है हमारा 19वां। ये क्या है जी? हमारा 19वां। ठीक है जी। इसके बाद विवरण चिन्ह हो गया था हमारा, निर्देशन चिन्ह, लोप चिन्ह हो गया था हमारा, लांघव चिन्ह भी हमने कल कर लिया था, त्रुटि पद, कागपद हो गया था, अवतरण उद्धरण चिन्ह भी हो गया था। ठीक है जी। तो अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, इसको अपूर्ण विराम भी कहते हैं, पूर्ण विराम, ठीक है जी, लोप चिन्ह, लांघव चिन्ह, योजक चिन्ह, अवतरण चिन्ह, त्रुटि पद, ये पढ़ लिए थे हमने कल वाली क्लास में, जो स्टार्टिंग के 10 विराम चिन्ह थे। तो ये हो गए जी हमारे 19। इसके बाद 20वां जो है चिन्ह हमारा है अर्धचंद बिंदु। अर्धचंद अर्धचंद बिंदु चिन्ह। अर्धचंद बिंदु चिन्ह कौन सा है हमारा? ये वाला है। अर्धचंद बिंदु चिन्ह कौन सा है हमारा? ये वाला है। ये आपको ध्यान रखना, अर्धचंद बिंदु चिन्ह। तो ये अर्धचंद बिंदु कहाँ होगा जी? अर्धचंद बिंदु चिन्ह है जैसे आंख, दांत, मुंह, गांव, चांद, अंधेरा। जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूं वहीं लगे, इनके अलावा भी बाकी शब्दों में भी लगेगा। ठीक है जी। ये सारे हैं अर्धचंद बिंदु। अब इन सब का प्रयोग कर रहे हो आप हिंदी में। हाँ, शिरोरेखा जो ऊपर लगाते हैं यही तो शिरोरेखा है। ये जो यहाँ लगाई है इसी को कहते हैं। जो सिर पे लगाई जाए उसको शिरोरेखा कहते हैं। प्रकाश राय जो सिर पर लगाते हैं वो क्या कहलाए? शिरोरेखा। और जो नीचे लगाते हैं, यहाँ लगाएंगे तो इसको कहते हैं अधोरेखा। अध मतलब नीचे। ठीक है। तो इन 20 चिन्हों का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 चिन्ह होते हैं विराम चिन्ह की संख्या। हम हिंदी में इनका प्रयोग कर रहे हैं। उनका मानना है कि हमने ये अंग्रेजी से लिए। उनका मानना क्या है कि हमने ये अंग्रेजी से लिए है। ठीक है। इसके बाद 21वां चिन्ह। 21वां चिन्ह है आपका अर्धचंद। अर्धचंद अर्धचंद चिन्ह है। ये अर्धचंद चिन्ह का प्रयोग होता है अंग्रेजी में। कहाँ होता है? अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्दों में इसका प्रयोग होता है। कैसे प्रयोग होगा वो भी देखो जी। जैसे हमने यहाँ ले लिया कॉलेज, ऑफिस, हाफ, कॉलेज, ऑफिस, हाफ, ऑक्सीजन, कॉफी, कॉफी,
फुटबॉल, इन सब में आपका ये अंग्रेजी के विदेशी शब्द होंगे। इसके बाद है जी 22वां चिन्ह, नुक्ता या बिंदु तल। नुक्ता या बिंदु तल, नुक्ता या बिंदु तल जो है कै खे गे, कै खे गे जे और फै के साथ, और ये नुक्ता कहाँ लगता है, यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे। कहाँ प्रयोग होगा जी इसका, ये भी देखो, इसका प्रयोग होगा कमीना, इसका प्रयोग होगा खुशहाल, इसका प्रयोग होगा गजल, इसका प्रयोग होगा नजर, इसका प्रयोग होगा सफर में। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना। इसके बाद 22 के बाद 23 नंबर है हमारा विसर्ग चिन्ह। कौन सा चिन्ह है जी, विसर्ग चिन्ह, ये वाला जो उप विराम या पूर्ण विराम से अलग होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा, इसका प्रयोग होता है उर्दू में, अरबी फारसी, अरबी फारसी उर्दू के शब्द, ये सारे आपके अरबी फारसी उर्दू के शब्द हैं, यानी कि विदेशी शब्दों में, जिनको हम आगत भी कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग होगा संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ, संस्कृत के तत्सम शब्द जैसे प्रातःकाल, पुनः आगमन, अतएव, ऐसे ही प्राय में हम प्रयोग करते हैं। इसके बाद बात आ जाएगी अब हमारी 24वां जो चिन्ह है वो होता है अनुस्वार चिन्ह। ये कौन सा चिन्ह होगा, अनुस्वार चिन्ह। और अनुस्वार चिन्ह हो गया जी आपका, ये हो गया अनुस्वार चिन्ह, ये हो गया। तो अनुस्वार चिन्ह कौन सा है जी, संसार, संविधान, स्वम, स्वम, अनार, संस्कृत, मयंक, अंक, ये भी क्या कहलाएंगे आपके तत्सम शब्द। तत्सम शब्दों के साथ में इसका प्रयोग होगा। लास्ट 25वां बच गया जी आपका, और वो है आपका हलंत चिन्ह। ये बाद के 3 प्रयोग वो हमें भी आते हैं। हलंत चिन्ह होता है ये आड़ी तिरछी रेखा, इसका प्रयोग होता है शुद्ध व्यंजन या स्वर रहित व्यंजन के लिए या के साथ, के लिए या के साथ। पाठ्य, वरन, मूल्यवान, विद्या, गद्य, पद्य,
विद्वान। यहां हम इसकी बात कर रहे हैं, ये जो हलंत लगा है ना, ये हमें शुद्ध व्यंजन स्वर रहित व्यंजन को बताते, आधे व्यंजन को बताते। जी जी, सूर्यमन श्रीमान जी, आप हिंदी इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जिंदगी में कोचिंग की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हम आपके साथ साथ नोट्स भी बना रहे हैं, इसलिए आपका सिलेक्शन जरूर होगा भाई। वक्तम से लिखतम बड़ी होती है, आप लोग भागते हो पीएनजी के पीछे, नोट्स के पीछे। ये मार्केट भरी पड़ी है। अगर आप मान के चलो मुखर्जी नगर आते हो दिल्ली में, तो मुखर्जी नगर में कम से कम 400 के आसपास दुकानें हैं, और उन 400 दुकानों पे पूरा कंटेंट लगा पड़ा है। लेकिन आज तक किसी दुकानदार का कोई सिंगल रिश्तेदार या लड़का भर्ती नहीं हो पाया, सरकारी नौकरी नहीं ले पाया। इस देश में कई लाख लाइब्रेरी हैं, और उन लाइब्रेरी में इस देश में कई लाख दुकानें हैं बुक स्टोर वालों की, और उस पर हर राइटर की अच्छी से अच्छी एक से एक किताब रखी हुई है। लेकिन किसी भी लाइब्रेरी वाले का, किसी भी बुक स्टोर वाले का घर में ऐसा नहीं है कि कोई बेरोजगार नहीं है। अगर किताबों से, नोट से भर्ती होते, सिलेक्शन मिल जाता पीएनजी से, तो मेरे घर में कोई बेरोजगारी नहीं हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि पढ़ने का जो तरीका आज से प्यारे दोस्तों 20 साल पहले था, पढ़ने का वो तरीका 20 साल बाद भी रहेगा। सिलेक्शन लेने का जो रास्ता आज से 20 साल पहले था, सिलेक्शन लेने का रास्ता आज भी वही है। लेकिन आप लोग इस बिजनेस के चकाचौंध में, और जिस तरह से क्रिएट करके चीजें आपके सामने परोसी गई, रखी गई, उसके चक्कर में आप भी पड़ गए। सेल्फ स्टडी के दम पे सिलेक्शन पहले भी होते थे, अभी भी हो रहे हैं, आगे भी होते रहेंगे। टीचर के साथ में टाइम कम लगेगा भर्ती होने में, ये अंतर होता है। ऐसा नहीं है कि आप बिना टीचर के सिलेक्शन नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हो 100%, लेकिन समय ज्यादा लगेगा, ज्यादा मेहनत लगेगी, ज्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। टीचर का अनुभव आपके काम आ जाएगा, वो चीजों को सरल कर देगा, आसान कर देगा, इतने बड़े सिलेबस को छोटा कर देगा, जो पढ़ाएगा वो पेपर में आएगा। टीचर के साथ जुड़ने का ये फायदा होता है। लेकिन दोस्तों, जो नोट्स आप खुद बनाते हो, वो टीचर की पीएनजी पढ़ के नहीं कर सकते। अब आपके पास समय, बहुत सारे स्टूडेंटों का आज की डेट में रोना क्या है, सर जी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं काम करता हूँ, मैं प्राइवेट जॉब करता हूँ, मैं नौकरी करता हूँ। तो जब आपके पास काम नहीं, तो आप उस लाखों बच्चों की भीड़ में से, जब आपके पास समय नहीं है, तो आप अपनी सीट नहीं निकाल सकते। आप पढ़ सकते हो, पेपर दे सकते हो, बात अलग है, लेकिन अपनी सीट नहीं निकाल सकते। पढ़ाई समय मांगती है, पढ़ाई निरंतरता मांगती है, पढ़ाई फोकस मांगती है। ये तीन जब तक आपके पास नहीं होगी, तब तक प्यारे दोस्तों आप उस लेवल पे काम नहीं करोगे जो एक सिलेक्शन लेने के लिए, मेरिट में आने के लिए आपको जिस तरह के काम की आवश्यकता है। तो इसीलिए आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, आप इधर उधर के तमाम चीज़ों से दूर रहो, अपना फोकस करके पढ़ाई में कंटिन्यूटी दिखाओ, पढ़ाई में निरंतरता दिखाओ, उसी से आपका भला होगा। आप चीज़ों को इकट्ठा करोगे ना, बहुत सारी पीडीएफ, बहुत सारी पीएनजी, बहुत सारी किताब, बहुत सारे नोट्स, वो इकट्ठा करने से सिलेक्शन नहीं होगा, बात मान लो। आपके पास इतनी चीज हैं जो पेपर की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से ठीक है, जितनी होनी चाहिए, लेकिन आप ज्यादा पढ़ने के चक्कर में, ज्यादा इकट्ठी करने के चक्कर में आप उस लेवल पे काम ही नहीं कर पाते जो एक सिलेक्शन लेने के लिए कैंडिडेट को करना है। तो दोस्तों, हम इन 25 विराम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो 20 जो विराम चिन्ह यहां तक थे, ये तो हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 20 विराम चिन्ह, लेकिन इनका भी प्रयोग हम हिंदी में कर रहे हैं, क्योंकि हिंदी में हम अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, लेकिन ये माने नहीं गए, प्रयोग में हम ला रहे हैं। तो ये अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्दों के बारे में बताएंगे। जहां भी अर्धचंद चिन्ह आएगा, तो ये सब क्या बताएंगे, अंग्रेजी भाषा के विदेशी शब्द है। जहां भी नुक्ता बिंदु तल आएगा, जैसे यहाँ कै के साथ है, यहाँ कै के साथ है, यहाँ गै जय के साथ है, यहाँ जय और यहाँ फै के साथ है, तो ये विदेशी शब्द है, विदेशज्ञ शब्द है, आगत शब्द है, गृहीत शब्द है, अरबी फारसी उर्दू के शब्द है। विसर्ग चिन्ह से संस्कृत के तत्सम शब्दों का पता चलेगा। हम इस तरह की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे इस विसर्ग की बात कर रहे हैं जो हम प्राय में लगाते हैं। यहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग जो हुआ है तत्सम शब्द है, अलंत का प्रयोग हुआ है शुद्ध व्यंजन है, तत्सम भी है।
संस्कृत में प्रयोग है, सारे शब्द तत्सम है आप, यानी कि जहां इनका प्रयोग होता है ये सारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जहां विसर्ग होगा, अनुस्वार होगा, हलंत होगा, वो तत्सम शब्द कहलाते हैं। इनके अलावा हम दो चिन्हों का और प्रयोग करते हैं। विराम चिन्ह तो वो 20 ही थी आपके। एक चिन्ह होता है उपध्मानीय, उपध्मानीय चिन्ह, और ये उपध्मानीय चिन्ह होता है ये वाला, जो हम या तो कै के साथ प्रयोग करते हैं, कै और खे के साथ, या हम पै और पै में, लेकिन इसका प्रयोग केवल वैदिक संस्कृत में होता है, बाकी जगह नहीं। यानी कि इसका प्रयोग मंत्रों में होता है। इसका प्रयोग कहाँ होगा? मंत्र, मंत्रों का प्रयोग कहाँ होता था? वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत में। ऐसे एक चिन्ह होता है हमारा ये वाला, अवग्रह चिन्ह। कौन सा चिन्ह? अवग्रह चिन्ह। अवग्रह चिन्ह ये होता है। जैसे इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? मो अनुस्वार। तो ये जो चिन्ह यहां आया है, ये ए के स्थान पर आया, इसके स्थान पे है। जैसे विसर्ग जो चिन्ह होता है ना, ये किसकी साउंड देता है? विसर्ग चिन्ह है की साउंड देता है। विसर्ग चिन्ह जो है साउंड किसकी देगा? है की। ऐसे यहां जो हमने प्रयोग किया मौन अनुस्वार का मतलब क्या है? जो मैं आदि जो अनुनासिक अनुस्वार वाले वर्ण है हमारे, प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण, उसके स्थान पे अनुस्वार आ जाता है। तो ये जो हमारे 5 है, ये अवग्रह चिन्ह कहलाता है, जो ऐसा करती है। छंद में इसको गुरु बोलते हैं, गुरु मात्रा बोलते हैं छंद में। तो दोस्तों जो मैं अभी आपको समझा रहा था, वो समझाने का पर्पज मेरा एक ही था, और वो ये था कि वक्तम से लिखतम बड़ी होती है। इसीलिए मैं भी जब समझाता हूं तो लिख के समझाता हूं, पहले लिखता हूं बाद में समझाता हूं। आप लोग भी अपने नोट्स खुद बनाओ। जब आप किसी दूसरे के बनाए हुए नोट से रिवीजन करोगे तो आधी चीज आपको समझ में आएगी, आधी चीज निकल जाएगी दिमाग से। लेकिन जब आप अपने खुद के नोट्स तैयार करोगे तो उससे आप कुछ ही घंटों में पूरे सिलेबस का रिवीजन कर दोगे, क्योंकि आपको पता है कौन सी चीज कब किस डायरेक्शन में आपने किस तरह रखी है। ठीक है। विवरण चिन्ह वो तो बताया था कल। विवरण चिन्ह तो ये है हमारा। ये डाउट है भाई किसी बच्चे को? विवरण चिन्ह क्या है जी? विवरण चिन्ह है हमारा ये वाला। इसमें हम क्या करते हैं? स्पष्टीकरण देते हैं किसी चीज का स्पष्टीकरण। जैसे पता लिखा है आपने, अपने पते को स्पष्ट करोगे। नोट लिखा है आपने, नोट, तो पहले आप ये 2 बिंदी, इसके बाद ये आपका विवरण चिन्ह कहलाता है। ठीक है जी। और रिंकू पाल भी अपने नोट्स खुद बनाता है, बाकी बच्चे भी है। जी जी। जी जी सर, आपसे हिंदी, आप हिंदी बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। मैं यूपी कांस्टेबल में पढ़ रहा हूँ। तो अच्छा, आपकी नियुक्ति हो गई, अच्छी बात है। तो ये आपको ध्यान रख, देखो इससे बाहर आएगा कुछ नहीं। रीजन क्या ना, इसी को हम ढंग से कर लें। हाँ बिल्कुल, दिल्ली पुलिस में देखो कोई भी भर्ती है, पेपर तो आउट सब में ही होते हैं। अब किसी में 5% लोगों तक पहुंचती है, किसी में 2%। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल का 80% लोगों तक पहुंच गया था, वो कैंसिल करवा लिया था हमने। तो रीजन क्या है कि सरकार, प्रशासन और डिपार्टमेंट, विभाग से बार बार लड़ना, ठीक है, आज की डेट की सबसे ज्यादा जरूरत बन गई है। तो दिल्ली पुलिस में भी वास्तव में पेपर आउट था, लेकिन कितने लोगों तक वो चीजें पहुंची है क्लियर नहीं है। तो इसीलिए ये जो ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं उसमें भी चीजें सेफ नहीं है, ये आपको ध्यान रखना। यूपीएसआई में 40 में से 40 लाएंगे, बिल्कुल होगा अभिषेक जी, बिल्कुल आप अच्छे से कर लोगे। ठीक है।
अरे मैं जवाब दूंगा तो फिर पढ़ाऊंगा कब, ये तो बताओ वेद प्रकाश जी। ठीक, पूरा दिन तो मैं क्लास में होता हूँ, और क्लास में भी अगर आज सबके मैं कमेंट पढ़ने लगूंगा, ठीक है, आपको सुनाने लगूंगा, तो फिर ये सिलेबस रह जाएगा। तो आप टीचर की मजबूरी नहीं समझते हो। फिर पूरा दिन मैं क्लास ले रहा हूँ, सुबह 7 बजे से लेके कंटिन्यू 12 बजे बिना किसी ब्रेक की। जो 2-4 मिनट में लेट होता हूँ ना, उसका रीजन यही है, एक क्लास को बंद करने के दूसरी क्लास को स्टार्ट करने में जो समय लगता है उतना ही मैं लेट होता हूँ। तो बिना कोई ब्रेक लिए 7 बजे से 12 बजे तक कंटिन्यू क्लास, फिर 12 बजे के बाद क्लास है, ठीक है। उसके बाद किसी का फोन उठा के बात करने का भी मन नहीं होता, क्योंकि गला इजाजत देता ही नहीं है, ठीक है। शरीर थका हुआ होता है, हड्डी में दर्द रहते हैं, क्योंकि आप तो बैठ के, लेट के, खड़े होके, चल के, घूम के, फिर के, उछल के, कूद के, छत पे जाके, धूप में बैठ के, खेत में जाके क्लास ले सकते हो, लेकिन हमें तो यहाँ इसके पास खड़ा होना पड़ेगा, ठीक है, और वो भी बैठ नहीं सकते हैं 1 मिनट भी। तो इसलिए हमारी भी थोड़ी सी स्थिति देखा करो यार, हम भी इंसान हैं। आप अपना कुछ भी लिख देते हो, कुछ भी कहते हो, सर जी आप रिस्पॉन्स नहीं देते, आप कमेंट नहीं पढ़ते। कमेंट पढ़ेंगे तो सिलेबस कब कराएंगे, और किसी एक का कमेंट पढ़ेंगे तो बाकी बच्चों का समय बर्बाद होगा। तो वो सारी चीज़ों को मैनेज करके हमें एक साथ लेके चलना है। मेरे लिए सारे बच्चे महत्वपूर्ण हैं। मैं चाहता हूँ कि आप में से हर किसी की नौकरी लगे, ठीक है, और उसी पर्पज को पूरा करने के लिए प्यारे दोस्तों हम मेहनत भी कर रहे हैं। तो ये हो गया जी आपका विराम चिन्ह वाला टॉपिक। तो हमारा समास हो गया, कारक हो गया, विराम चिन्ह हो गया जी। आज बारी है अब लिंग और वचन की, ठीक है। अब आ जाओ लिंग और वचन पे। लिंग और वचन, तो पहले लिंग वाला टॉपिक करते हैं कंप्लीट। पहले लिंग वाला टॉपिक, समझो जी जल्दी जल्दी। लिंग शब्द के जिस रूप से पुरुष व स्त्री जाति का ज्ञान हो जी, शब्द के जिस रूप से पुरुष या स्त्री जाति का बोध हो, उसे कहते हैं हम लिंग। लिंग हिंदी में होते हैं 2 प्रकार के, 2 क्वेश्चंस हो गए जी। जिससे पुरुष जाति का पता चलता है, पुरुषत्व का पता चलता है, वो पुल्लिंग है। जिससे स्त्री का पता चलता है वो स्त्रीलिंग है। तो 2 प्रकार के हिंदी में लिंग होते हैं, एक पुल्लिंग होते हैं। शब्द के जिस रूप से पुरुष जाति का बोध, बोध मतलब समझ, ज्ञान कराते हैं। जैसे छात्र, चाचा, बूढ़ा, नौकर, शेर, बंदर, तोता, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग है। स्त्रीलिंग शब्द के जिस रूप से व्यक्ति वस्तु की स्त्री जाति का बोध हो। कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी प्राणी है, अगर उसकी स्त्री जाति का बोध हो, कैसे, जैसे छात्रा, चाची, बुढ़िया, नौकरानी, घास, खिड़की, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग। ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो मुख्य रूप से 2 लिंग होते हैं, लेकिन एक उभयलिंग भी हम प्रयोग करते हैं, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सांसद, विधायक सब आ जाते हैं उभयलिंग में। डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब उभयलिंग ही होते हैं। इसके बाद क्या करना है जी, हमें करना है पुल्लिंग शब्द की पहचान। जिन शब्दों का अंत ऐसे हो, यानी कि ए प्रत्यय के रूप में हो, जैसे फल है, फल में यहाँ है, भवन है, घर है, रह में है, तो जिन शब्दों का अंत ऐसे हो वो क्या कहलाते हैं, पुल्लिंग। एक कंडीशन, थोड़ा सीरियस होके सुनना है जी, ठीक है। जिन शब्दों के अंत में खाना आ जाए प्रत्यय के रूप में, दान आ जाए, वाला आ जाए, एरा आ जाए, आव, आप, पन आ जाए, तुए आ जाए। अब कैसे आएगा जी, जैसे दवा खाना, पीक दान, ठीक है, चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, ममेरा, फुपेरा, लुटेरा, आओ, घुमाव, झुकाव, आ गया कमरा, पन, पागलपन, बचपन, ठीक है जी, बड़प्पन, तव, ममत्व, लघुत्व, गुरुत्व, ये सब क्या है, पुल्लिंग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, अगर इन प्रत्यय का प्रयोग हम कर रहे हैं तो ये क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। व्यवसायिक सूचक शब्द, जो व्यवसाय सूचक शब्द है वो पुल्लिंग का ज्ञान कराएंगे। जैसे दुकानदार है, व्यापारी है, शिक्षक है, नाटककार, कथाकार, डॉक्टर, ये सब व्यवसाय है। तो व्यवसाय सूचक शब्द क्या कहलाएंगे, पुल्लिंग कहलाएंगे। वर्णमाला के अक्षर किसको छोड़ के, छोटा ई, बड़े वाला ई और री, इन 3 वर्णों को छोड़ दो। 3 वर्णों को छोड़कर ये 3 वर्ण क्या है, ये स्त्रीलिंग है।
ये क्या कहलाएंगे? स्त्रीलिंग कहलाएंगे। बाकी जितने भी वर्णमाला के अक्षर आते हैं, वर्णमाला के सारे अक्षर पुल्लिंग हैं, इन तीन को छोड़कर। ठीक है जी, इन तीन को छोड़ के, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में निम्न वर्ग के नाम प्राय पुल्लिंग होते हैं। तो ये जो कौन कौन से वर्ग होते हैं जो पुल्लिंग होंगे? अंग, जैसे बाल, मुंह, कान, सिर, हाथ, पैर। लेकिन आंख, नाक स्त्रीलिंग है। अब इसके अलावा और स्त्रीलिंग शब्द कौन से होते हैं? आंख, नाक के अलावा त्वचा, ऐसे ही जिह्वा, जिसको जीभ भी कहते हैं, जिह्वा, जिसे क्या कहेंगे? जीभ। मैं यहां लिख देता हूं, जिह्वा, जीभ। जो मैं लिख रहा हूं वे स्त्रीलिंग है। जीभ, भुजा, बाहा, कोहनी, हथेली, कलाई, उंगली, ये सारे आपके स्त्रीलिंग हैं। शरीर के कुछ अंग पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है। ध्यान से सुनो, कोई डाउट नहीं रहेगा। तो यहां पर जैसे आंख है, नाक है, त्वचा, जिह्वा, जीभ, भुजा, ये वाली भुजा, ये बाह, ये कोहनी, ये कलाई, ये हथेली, ये उंगली, सब स्त्रीलिंग है। बाकी शरीर के अंग क्या है? पुल्लिंग है। महीनों के नाम सारे पुल्लिंग है जी। आषाढ़, सावन, भादो, कार्तिक, माघ, पौष, वैशाख, ज्येष्ठ। ये हमारे हिंदी पंचांग के अनुसार है, हिंदू पंचांग के अनुसार है। हम तो इन्हीं का प्रयोग करते हैं ना। लेकिन अंग्रेजी में जनवरी, फरवरी। अब जो जनवरी, फरवरी है ये स्त्रीलिंग है। जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई, ये सब क्या है? ये अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है? महीनों के सारे नाम पुल्लिंग है, लेकिन इन अंग्रेजी के महीनों को छोड़े। ठीक है। लिंग की परिभाषा क्या है? तो लिंग की परिभाषा जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति का पता चलते। लिंग मतलब पहचान, लिंग मतलब संकेत, ऐसा संकेत, ऐसी पहचान, ऐसा निशान जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति के होने का ज्ञान होता है। ठीक है, लिंग शब्द पुल्लिंग है। इसके बाद धातुओं जैसे सोना है, तांबा है, लोहा है, पीतल है, चांदी को छोड़ के। चांदी क्या है? आपका स्त्रीलिंग है। बाकी कुछ भी आ जाए, लोहा है, जस्ता है, एल्यूमिनियम आ जाए, सभी धातु क्या है? आपकी पुल्लिंग, चांदी को छोड़ के। अनाज के नाम है जैसे, तो अनाज में क्या क्या आएगा जी आपका? अनाज के अंदर आपके चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग, ये सब पुल्लिंग है। अरहर स्त्रीलिंग, ज्वार स्त्रीलिंग है, मक्की स्त्रीलिंग है, मूंगफली स्त्रीलिंग है। मूंगफली क्या है? स्त्रीलिंग। तो अरहर, ज्वार, मक्की, मूंगफली, इनको छोड़ के बाकी जो अनाज आएंगे वो सब क्या है? अपने आप में वो पुल्लिंग है। समुद्र जितने भी है जी, कोई अपवाद नहीं। प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अरब सागर, लाल सागर, भूमध्य सागर। ठीक है। जलीय जो भाग है वो इनको छोड़ के, जैसे तालाब आ गया, तो तालाब भी तो जलीय भाग है, जिसको सरोवर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सरोवर कहते हैं। जैसे नाला आ गया, ठीक है, ये भी तो जलीय भाग है। द्वीप आ गया, द्वीप, टापू आ गया, टापू, ये सब क्या है? आपके पुल्लिंग है। कोई भी जलीय भाग हो, समुद्र आ गया आपका, ये सारे के सारे क्या है जी? पुल्लिंग है। लेकिन स्त्रीलिंग में जलीय भाग, ध्यान रखना, ये इनको छोड़कर, ये अपवाद है। अपवाद का मतलब क्या है? ये भी जलीय भाग, जैसे नदी है, ये भी जलीय भाग है। नहर है, ठीक है, नाली है, नाली, लहर, ये स्त्रीलिंग, ये क्या है? स्त्रीलिंग। तो नदी, नहर, नाली, लहर को छोड़कर झील, इसी में क्या आएगा जी? झील, झील, ये आपके अपवाद है। ये भी जलीय भाग। इन जलीय भागों को छोड़कर बाकी कोई भी जलीय भाग आ जाए वो सब पुल्लिंग है। जैसे यहां मैंने टापू बताया, द्वीप बताया, नाला, सरोवर, तालाब है। ठीक है। लेकिन यहां पर क्या है जी? नदी, नहर, नाली, लहर, झील स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट देखो, इसमें पर्वतों के नाम कोई भी अपवाद नहीं है, सभी पर्वत आपके पुल्लिंग होंगे। हिमालय, सतपुड़ा, अरावली, विंध्याचल, कैलाश, पुल्लिंग। स्थानों के नाम,
वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, नानालय, चिकित्सालय, ठीक है, औषधालय, मंत्रालय, शयन गृह, कोई भी स्थान आ जाए, मेरठ है, दिल्ली है, जयपुर है, आगरा है, प्रयागराज है, लखनऊ है, ये सब क्या कहलाएंगे? पुल्लिंग। तो शहरों के नाम, नगरों के नाम पुल्लिंग है, स्थानों के नाम पुल्लिंग है, राज्यों के नाम पुल्लिंग है, देशों के नाम पुल्लिंग है। ध्यान से सुनना, सभी देशों के नाम श्रीलंका को छोड़ के पुल्लिंग है, सभी राज्यों के नाम पुल्लिंग है, सभी राजधानियों के नाम पुल्लिंग है, सभी नगरों के नाम पुल्लिंग है, सभी शहरों के नाम पुल्लिंग है, और सभी स्थानों को बताने वाले वाचनालय, विद्यालय, पुस्तकालय, नानालय, चिकित्सालय, मंत्रालय, ये भी सब आपके पुल्लिंग है। क्लियर? इसके बाद द्रव, लिक्विड फॉर्मेट में, जो लिक्विड फॉर्मेट में है उनमें से आपको ये ध्यान रखना है, इसमें जो लिक्विड फॉर्मेट में है, जैसे चाय है, ये स्त्रीलिंग है, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शराब, दारू, शाइन, शाइन, ठीक है जी, ये आपके हैं स्त्रीलिंग, ये आपके क्या है जी? स्त्रीलिंग। जो तरल पदार्थ हैं, चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शराब, दारू, शाइन को छोड़ के बाकी भी लिक्विड फॉर्मेट में कुछ आ जाए, घी है, तेल है, दूध है, पानी है, ठीक है, दही है, सब पुल्लिंग। घी, पानी, डीजल, तेल सब पुल्लिंग है। लेकिन लिक्विड फॉर्मेट में चाय, कॉफी, लस्सी, छाछ, शराब, दारू, शाइन, ये क्या है? स्त्रीलिंग। रत्नों के नाम जितने भी है, एक रत्ती को छोड़ के, इसको रत्ती को छोड़ के, रत्ती जो है ना, ये आपको ध्यान रखना है। नीलम है, पुखराज, हीरा, मोती, मूंगा, पन्ना, ये सारे रत्नों में आते हैं, पुल्लिंग। लेकिन रत्ती जो है वो स्त्रीलिंग। जितने भी वार के नाम है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सब पुल्लिंग। ग्रहों के नाम पृथ्वी को छोड़कर, ग्रहों में पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग। जितने भी ग्रह हैं उनमें सारे के सारे पुल्लिंग हैं पृथ्वी को छोड़ के। जैसे शनि है, चंद्र है, शुक्र है, बृहस्पति है, रवि है, मंगल है, सूर्य है, तो सभी ग्रहों के नाम पुल्लिंग। लेकिन इसमें से पृथ्वी स्त्रीलिंग है। पृथ्वी क्या है? स्त्रीलिंग है। ठीक है, स्त्रीलिंग की पहचान, तो स्त्रीलिंग की पहचान क्या है जी? वे तो पुल्लिंग थे जी आप। अब पुल्लिंग को ही आज कंप्लीट करते हैं, स्त्रीलिंग को करेंगे कल, क्योंकि समय भी हो गया है। तो स्त्रीलिंग को कल की डेट में करेंगे, ठीक है। तो ये पुल्लिंग हो गया जी, ये आपको ध्यान रखना है। समझ में आ रहा है ना यहाँ से? ठीक है जी। हाँ, नहीं, भुजा स्त्रीलिंग शब्द है, भुजा भी वहां भी है। ऐसे तो कमरे में भी आता है, कुत्ता में भी आता है, ऐसे थोड़ा ही है। ठीक है, तो कमरा, कुत्ता सब पुल्लिंग है, तो उसको नहीं अप्लाई करना आपको। ठीक है, हाँ, जिसमें भी ई आ जाता है अंत में, छोटा ई हो, बड़ा ई हो, अधिकांश शब्द स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे रत्ती था, मणि है, ये सब स्त्रीलिंग कहलाएंगे। ठीक, ये पर्वतों के नाम, स्थानों के नाम, द्रव्य पदार्थों के नाम, रत्नों के नाम, वारों के नाम, ग्रह के नाम, ये सब क्या है? पुल्लिंग। इनके जो अपवाद है मैंने वो लिखी दी है। जैसे अनाज में अपवाद क्या है? अरहर है, ज्वार है, मक्की है। मक्का पुल्लिंग है, मक्की स्त्रीलिंग। अब कोई आपसे चना पूछने लगे, चना भी तो अनाज है, चना पुल्लिंग है। चावल, बाजरा, गेहूं, मूंग पुल्लिंग है। उड़द की दाल पुल्लिंग है, ठीक है जी। मसूर की दाल पुल्लिंग है, लेकिन अरहर की दाल स्त्रीलिंग है। ठीक, ये आपको ध्यान है। अब इसमें नदी, नहर, नाली, लहर, झील को छोड़ के बाकी कोई भी जलीय भाग आ जाए, सब पुल्लिंग कहलाएंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे करना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी साथियों को नमस्कार, धन्यवाद। तो दोबारा से फिर हम लेंगे कल लिंग और वचन वाले टॉपिक को। अभी मेरी क्लास है यूट्यूब पर।